नमस्कार दोस्तों, जैनित पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में मैं डॉक्टर जयदीप रावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम समुद्र विज्ञान की जो हमारी यूनिट चल रही है उसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है महासागरीय ज्वार, जिसे हम सामान्य रूप में ज्वार भाटा टॉपिक के नाम से भी जानते हैं। तो देखें, समुद्र विज्ञान के अंतर्गत अब हम जो ये सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, अभी तक हमने महासागर की स्वयं की जो विशेषताएं थी, जैसे कि महासागरीय जल का तापमान, लवणता, घनत्व, उन सब पे हमने चर्चा की। अब ये जो सेगमेंट है इसे हम महासागरीय गतियों के रूप में जानते हैं। महासागरीय गतियों के अंतर्गत हम 3 प्रकार की महत्वपूर्ण जो जल में गति होती है उनको हम पढ़ते हैं। पहला है ज्वार या ज्वार भाटा जिसको हम कहते हैं, दूसरा है महासागरीय धाराएं और तीसरा है लहरें। तो आगे के टॉपिक में हम इन सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, महासागरीय जो ज्वार है, देखें ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो ज्वार महासागरीय जो जल या महासागरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और पृथ्वी के धरातल पर जितने भी सागर और महासागर हैं उनमें निश्चित रूप से महासागरीय ज्वार की जो प्रक्रिया है वह संपन्न होती है। तो हम देखते हैं कि जो महासागरीय जो ज्वार है, सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो प्रश्न है जो आज हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं, और वह है महासागर में जो ज्वारों की उत्पत्ति होती है वह किस प्रकार से होती है, उनका क्या कारण है। तो इस पर हम महत्वपूर्ण रूप में आज के इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। फिर इसी टॉपिक के आज हम दूसरे पार्ट में हम ये चर्चा करेंगे कि जो ज्वार हैं, हमने ये देखा कि प्रतिदिन या हमेशा ही एक ही प्रकार के ज्वार नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं जो ज्वार हैं उनकी ऊंचाई और नीचाई में अंतर होता है। तो दूसरे सेगमेंट में हम ज्वारों के प्रकार पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के ही क्रम में हम पढ़ेंगे ज्वार से संबंधित जो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। क्योंकि देखें कि सभी विद्वानों ने ज्वारों की उत्पत्ति को एक समान नहीं माना है, उनके कारणों को, तो उनके संबंध में कुछ परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस सेगमेंट में हम सर्वप्रथम जो ज्वार की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, ज्वार का समय किस प्रकार होता है, कब कब ज्वार आता है, उन सब पर विस्तृत रूप में और विभिन्न प्रकार के डायग्राम मैप्स के द्वारा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो ज्वार की जो परिभाषा क्या है, ज्वार क्या होता है, उसको विभिन्न मानचित्र या डायग्राम्स के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं महासागरीय ज्वार। देखें, इसे हम महासागरीय ज्वार या ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पर चर्चा कर लेते हैं कि महासागरीय ज्वार की परिभाषा क्या है। तो जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो महासागरीय ज्वार है इसे हम ज्वार भाटा के नाम से भी जानते हैं। तो ज्वार भाटा क्या है, तो बहुत ही सरल परिभाषा है ये। और यदि हम सागरीय या महासागरीय जो क्षेत्र हैं, जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, यदि हम वहाँ पर जाकर के इसकी स्टडी करें या हम इसे अनुभव करें, हम इसे देखें, तो आप देखेंगे कि जो महासागर का जो जल है वो एक निश्चित अवधि पर, ठीक है, निश्चित अवधि, तो अवधि की अभी हम चर्चा करेंगे कि निश्चित अवधि पर और महासागरीय जो जल है उसमें उठाव और गिराव होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया है। उस उठाव और गिराव की जो प्रक्रिया है उसे ही दरअसल हम ज्वार भाटा कहते हैं। अब जल में जो उठाव होता है या गिराव होता है, ठीक है, उसका जो कारण है वह है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियाँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी एक डेफिनेशन इस प्रकार से बनती है कि सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के द्वारा और सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने को हम ज्वार भाटा कहते हैं। तो यहाँ पर हम नोट्स में भी इसको देख लेते हैं। आप लोग देखें, परिभाषा प्रस्तुत की गई है, सूर्य तथा चंद्रमा। आप लोग जानते हैं कि सभी जो भी पिंड हैं सौरमंडल के, उन सब में आकर्षण शक्ति पाई जाती है। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण, और क्योंकि जल द्रव रूप में होता है, तो उसके अंदर सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। अर्थात जब जल ऊपर उठेगा तो उसे हम ज्वार कहते हैं, और जब वह नीचे चला जाएगा या पीछे हट जाएगा, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, तो उसे हम भाटा कहते हैं। और इस दौरान जो तरंगें उत्पन्न होंगी, ठीक है, ज्वार के कारण जो तरंगें उत्पन्न होंगी, लहरें उत्पन्न होंगी, उन्हें हम ज्वारीय तरंगों के नाम से जानते हैं, जिनको हम टाइडल वेव्स भी कहते हैं।
तो ये एक सामान्य परिभाषा हुई। अब हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि जो जल है वह किस प्रकार से ऊपर उठता है और किस प्रकार से नीचे गिरता है। तो सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण जो बल है वह किस प्रकार कार्य करता है। तो इसके लिए हमारे पास एक और तथ्य है और वह है कि सागर का जब जल ऊपर उठता है या नीचे गिरता है, तो आप लोग देखेंगे जब सागर का जल ऊपर उठेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वह एक उच्च तल को प्राप्त कर लेगा, और जब वह नीचे की तरफ जाएगा तो वह एक निम्न जो तल है उसको प्राप्त कर लेगा। तो इन्हें हम जो निम्न उच्च जब तल प्राप्त कर लेगा तो उसे हम उच्च ज्वार कहते हैं, ठीक है। और जब निम्न तल को प्राप्त कर लेगा तो उसे हम निम्न ज्वार कहते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो उच्च ज्वार है वह हमारा ज्वार होता है और निम्न ज्वार जिसे हम कह रहे हैं वह हमारा भाटा होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं एक डायग्राम के द्वारा भी आपको इसको बता रहा हूँ। अभी पहले आप नोट्स पर देख लें कि सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे तट की ओर बढ़ने को ज्वार और उस समय निर्मित उच्च जलतल को उच्च ज्वार कहते हैं। तो आप लोग देख लें कि जब जो जल ऊपर उठेगा, तो देखिए जब जल ऊपर उठेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका जो प्रवाह है वह तट की ओर होगा, ठीक है। और जब सागरीय जल नीचे गिरेगा तो निश्चित रूप में नीचे गिरने का मतलब है कि सागर का जो जल है वह सागर की ओर अर्थात पीछे लौटेगा। तो ऐसी स्थिति को हम भाटा कहते हैं। ऊपर चला गया ज्वार, नीचे चला गया भाटा, और उससे जो निर्मित जल तल होगा, है ना, निम्न जल तल, निम्न का मतलब बिल्कुल नीचे, उसे हम निम्न ज्वार कहते हैं। और औसत सागर तल इन दो तलों के बीच रहता है। औसत जो सागर तल है वो इन दो तलों के बीच में रहता है कि ज्वार के समय जो उच्च निम्न तल उच्च तल है और भाटा के समय जो निम्न तल है अर्थात निम्न ज्वार है, उन दोनों के मध्य में जो तल होगा उसे हम औसत सागर तल कहते हैं। एवरेज सी लेवल उसको हम कहते हैं। तो ये जो हमने बात अभी नोट्स में देखी, इसको हम एक डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर आप लोग देखें, ये डायग्राम है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो स्थिति है, ध्यान से देखें आप लोग। तो ये देखें, ये आपकी जो स्थिति है, ये जहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये जो लेवल है, ये देखें उधर तट बताया गया है। तो जब भाटा आया या निम्न ज्वार तल है वो यहाँ तक है, ये देखें पानी यहाँ तक लौट गया। और जब ज्वार आया जिसे हम उच्च ज्वार कह रहे हैं, तो पानी का ऊपर उठाव हुआ और वो फैल करके आप लोग देखें यहाँ तट तक पहुँच गया। तो उस समय ये है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आपको वेरिएशन दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, हाई टाइड और लो टाइड, उच्च ज्वार तल और निम्न ज्वार तल का जो बीच का जो क्षेत्र है, इसे हम टाइडल रेंज कहते हैं, है ना, ज्वारीय परिसर कहते हैं इसे हम हिंदी में। कि ये वो दूरी है या ऊंचाई है जिसके बीच में जो सागर का जो तल है वह और एक तरह से गति करता है। निम्न जब ज्वार होगा अर्थात जब भाटा होगा तो देखें ज्वार समुद्र का जो तल है वो यहाँ आ जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, आप लोग देखें ये जो तट है वो पूरा खाली हो जाएगा, इसमें पानी नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही ज्वार आएगा जिसको हम, और ज्वार आने के बाद में जब इसका उठाव होगा जल का, आप लोग देखें इस तरह से धीरे धीरे जल का उठाव होगा तो ये तट की तरफ अग्रसर होगा इधर की तरफ और फैलकर यहाँ तक पहुँच जाएगा और ये तल प्राप्त कर लेगा अधिकतम। तो इसे हम उच्च ज्वार कहते हैं। जो उच्च निम्न तल है इस जो अधिकतम होगा, सभी महासागरों का अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है। किसी का कितना भी हो, अधिकतम वो जल कितना ऊपर तक जा रहा है वो उसका उच्च ज्वार तल होगा। और आप लोग देखें ये जो है ये निम्न ज्वार तल है, निम्न ज्वार तल। तो आप देख सकते हैं कि इसके बीच में जो ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र, इसे हम ज्वारीय परिसर कहते हैं। और इसका जो मध्य भाग होगा उसे हम औसत समुद्र तल के नाम से जानते हैं, एवरेज सी लेवल हम उसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये स्थिति देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं, जो हम दूसरी बात चर्चा कर रहे थे, आकर्षण की बात कर रहे थे। तो देखें आप लोग इस डायग्राम के द्वारा और ध्यान से यदि हम देखें तो उच्च जो ज्वार के जिसको हम हाई टाइड कह रहे हैं और जिसको हम
निम्न ज्वार की हम बात कर रहे हैं, उन पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखें तो ये देखें हम कि इस डायग्राम के द्वारा कि इधर देखें आप लोग, ये चंद्रमा का आकर्षण बल कार्य कर रहा है, इधर ये चंद्रमा है, आप लोग ध्यान से देखें तो चंद्रमा के आकर्षण के कारण आप लोग देखें कि ये आप लोग देखें इस जल में एक उभार उत्पन्न हो गया है। आप लोग देखें ये जो उभार है इसे ही हम हाई टाइड या उच्च ज्वार कहते हैं। और आप लोग यदि ध्यान से देखें तो ये दोनों तरफ है उच्च ज्वार। अब दोनों तरफ क्यों है इसका कारण भी हम समझेंगे। आप लोग देखें कि पृथ्वी पर एक समान एक समय पर और बिल्कुल विपरीत दो स्थान होंगे तो दोनों में ही उच्च ज्वार आएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें ये स्थान देखें अब यहाँ पर, तो यहाँ पर जो समुद्र की जो ऊंचाई है वह बहुत कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर निम्न ज्वार तल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी पर एक समान निम्न ज्वार तल का मतलब भाटा। इसका मतलब पृथ्वी पर एक समय पर दो स्थानों पर ज्वार आता है और दो ही स्थानों पर उस समय पर और भाटा आता है। तो ये अभी हम समझेंगे कि दो स्थानों पर ज्वार क्यों आता है, दो स्थानों पर भाटा क्यों आता है, ये एक बात है। लेकिन यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से और आकर्षण बल के कारण जो जल में उठाव होता है उसे हम ज्वार के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं ज्वार की उत्पत्ति। तो इसमें हम विस्तृत रूप में ये समझने वाले हैं कि जो ज्वार है वो दो स्थानों पर क्यों आता है, ये सारे कारणों की अभी आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो आप लोग देखें कि ज्वार की जो उत्पत्ति है उसमें चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बलों का प्रभाव होता है। लेकिन यदि हम देखें कि ज्वार की जो उत्पत्ति है उसमें चंद्रमा और सूर्य दोनों का योगदान होता है, दोनों के आकर्षण बल का योगदान होता है। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो ज़्यादा जो योगदान है वह चंद्रमा का है, या चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वह ज़्यादा कार्य करता है अपेक्षाकृत सूर्य के। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि देखें सूर्य जो है उसकी दूरी पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में बहुत अधिक है। बहुत अधिक कितनी है? तो आप लोग देखें कि हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि औसत रूप में लगभग जो पृथ्वी की चंद्रमा सूर्य से जो दूरी है वह 15 करोड़ किलोमीटर है, जबकि चंद्रमा से जो दूरी है वह केवल 3,84,400 किलोमीटर है। तो आप लोग देखें कहाँ 3,84,400 और कहाँ 15 करोड़ किलोमीटर, बहुत डिफरेंस है। इसलिए ये है कि ज्वार की उत्पत्ति में ज़्यादा जो योगदान है वह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण का अधिक है। तो उसके आधार पर हम इस पूरी प्रक्रिया या उत्पत्ति को समझेंगे कि किस प्रकार चंद्रमा की स्थिति और ज्वार की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर पहले हम नोट्स में कुछ बातें देख लेते हैं। तो देखें आप लोग कि ज्वार की उत्पत्ति चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण बलों द्वारा होती है ना। मैंने बताया दोनों के द्वारा होती है, परंतु चंद्रमा के सामने स्थित पृथ्वी के भाग पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव होता है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा के सामने स्थित पृथ्वी का जल ऊपर खिंच जाता है और जिस कारण उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि दोनों के आकर्षण का बल का प्रभाव होता है, परंतु जब चंद्रमा पृथ्वी के किसी स्थान के बिल्कुल सामने आता है तो उसके आकर्षण शक्ति के कारण और वो उसका जो जल है, पृथ्वी का जो जल है सागरों महासागरों में जो भरा हुआ है उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। जब खिंचाव उत्पन्न होगा तो उससे जल में उठाव होगा और जिसके कारण उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है, अर्थात ज्वार का अनुभव किया जाता है। इस स्थान के ठीक विपरीत देखें, जो भी स्थान होगा उसके ठीक विपरीत स्थान पर भी उच्च ज्वार का ही अनुभव किया जाता है ना। मैंने बताया जैसे कि पृथ्वी पर एक साथ एक ही समय पर दो स्थानों पर ज्वार आते हैं और दोनों, हमेशा ध्यान देंगे, वो दोनों स्थान पृथ्वी पर बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होंगे, जिनको हम भूगोल की भाषा में प्रतिध्रुवस्थ कहते हैं, एंटीपोडल स्थिति कहते हैं। तो आप लोग देखें कि इस स्थान के ठीक विपरीत स्थान पर भी उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। अब वहाँ पर क्यों आता है उच्च ज्वार? तो इसका सीधा सीधा उत्तर ये है कि देखें पृथ्वी जो जब चंद्रमा के आकर्षण बल एक तरफ कार्य कर रहा है, मान लो कोई ए स्थान है और उसके बिल्कुल विपरीत बी स्थान है,
तो ए स्थान पर आकर्षण बल के कारण और जो जल है उसमें उठाव उत्पन्न होगा, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप न्यूटन का ये सिद्धांत है, क्योंकि इसके बारे में न्यूटन महोदय ने ही बताया। न्यूटन महोदय का ये नियम है न्यूटन का कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरी तरफ और अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। एक तरफ जल आगे की तरफ चला गया, दूसरी तरफ बैलेंस बनाने के लिए दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम किसे कहते हैं, अपकेंद्रीय बल हम किसे कहते हैं, कि वह बल जो केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। केंद्र अपसारी बल भी कहते हैं इसको हम। जब ये बल बाहर की तरफ कार्य करता है तो इसके कारण दूसरी तरफ का जो जल है उसमें भी बाहर की ओर उभार हो जाता है, और दूसरे वाले जो स्थान है उसमें भी ज्वार आ जाता है, जिसे हम उच्च ज्वार कह रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार की स्थिति होती है। एक तरफ ज्वार आएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो दूसरी तरफ ज्वार आएगा वह आएगा अपकेंद्रीय बल के कारण। हम इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम के द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम यह नोट्स पे देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया दूसरे स्थान की बात कर रहे हैं हम। चंद्रमा के आकर्षण बल की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जल का बाहर की ओर उभार हो जाता है। ठीक है, बाहर की तरफ उभार होता है। इस कारण आप लोग देखें, जब बाहर की तरफ उभार हो जाएगा तो देखें एक स्थान पर चूँकि पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, घूर्णन पूरा कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में 12 घंटे बाद में दोनों की स्थिति दोबारा बिल्कुल विपरीत बदल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। ये एक सामान्य नियम है, हालांकि ऐसा नहीं है, फिक्स 24 घंटे में नहीं आएगा, कुछ परिवर्तन होगा जो कि हम ज्वार के समय में समझेंगे। ये एक सामान्य बात की गई है कि चूंकि प्रत्येक स्थान पर, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार आएगा। चले हम समय को छोड़ देते हैं, हम ये कह देते हैं कि लगभग 24 घंटे की अवधि में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार आएगा। एक बार ज्वार आएगा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, और दूसरी बार ज्वार आएगा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो देखें, जो पहला वाला है जिसको हम कह रहे हैं कि चंद्रमा के आकर्षण के कारण आएगा, तो उसे तो हम कहते हैं प्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आएगा, अपकेंद्रीय बल के कारण आएगा, उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर 2 प्रकार, एक ही स्थान पर दिन में 24 घंटे की लगभग अवधि में 2 ज्वार आते हैं। एक प्रत्यक्ष होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष होता है। अब इनकी स्थिति किस प्रकार से होती है तो आप लोग एक डायग्राम में समझ सकते हैं, बहुत ही सरल है ये। और आप लोग देखें कि जो अपकेंद्रीय बल है इसको भी हम सामान्य रूप में समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो आप लोग देखें कि कोई भी वस्तु जिसमें जो घूर्णन कर रही है उसमें हमेशा जो बल है वो अंदर से बाहर की तरफ कार्य करता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे कि हम एक पत्थर में एक धागा बांधें और उसे हम तेज़ी से घुमाएं, और जब वह अच्छे से स्पीड पकड़ ले तो उसे हम छोड़ दें उसको, तो आप लोग देखें कि वो धागा लगा हुआ जो पत्थर है वो काफ़ी दूर जा कर के गिरेगा। इसे ही हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। उसी प्रकार से देखें, जैसे कि कोई जो कुंभकार होता है वह आपके मिट्टी के बर्तन बनाता है, आप लोग देखें तो बाहर की तरफ उभार होता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप लोग देखें, ये चंद्रमा है, बहुत सुंदर डायग्राम के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, ये चंद्रमा की स्थिति है, और पृथ्वी के इस स्थान पर आप लोग देखें, ये देखें यहाँ पर उभार भी आपको दिखाई दे रहा है। पृथ्वी के इस स्थान पर ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम मून, ठीक है, चंद्रमा के आकर्षण के कारण ज्वार आ रहा है। और बिल्कुल इसके ठीक विपरीत आप लोग देखें, इस स्थान पर भी ज्वार आ रहा है, लेकिन वो किसके कारण आ रहा है, वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक ही स्थान पर और एक ही 2 स्थानों पर एक ही समय पर और एक समान समय पर ज्वार आता है। अब ये स्थिति आप लोग देखें 12 घंटे बाद में बदल जाएगी। ये वाला जो स्थान है वह चंद्रमा की स्थिति यहाँ आ जाएगी, और इसका मतलब अब
यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्वार होगा और यहाँ पर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अप्रत्यक्ष ज्वार होगा। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल रूप में समझ सकते हैं, ये बिल्कुल भी कठिन टॉपिक नहीं है कि किस प्रकार से कोई भी जो एक स्थान है जहाँ पर दिन में दो ज्वार आते हैं उनमें एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष ज्वार होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार की जो स्थिति होती है। और भी देखें, हमारे पास काफ़ी डायग्राम है, ये देखें, इसमें आपको बताया गया है कि मून और चंद्रमा बताए गए हैं, लेकिन मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि जब भी हम बात करते हैं हम मून की ही बात करते हैं, आकर्षण की, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा आकर्षण बल मून का कार्य करता है क्योंकि वह नज़दीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन। तो आप लोग देखें इधर जो है वो प्रत्यक्ष ज्वार आ रहा है, प्रत्यक्ष ज्वार, और दूसरी तरफ आप लोग देखें ये अपकेंद्रीय बल के कारण अप्रत्यक्ष ज्वार आ रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि एक समान ये पृथ्वी की उत्पत्ति, जो ज्वार की उत्पत्ति की प्रक्रिया है कि किस प्रकार से, और यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें तो इन दोनों स्थानों पर आप लोग देखें ज्वार की ऊंचाई या जल की ऊंचाई बहुत कम है। तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि इन दोनों स्थानों पर इस समय यहाँ पर भाटा आ रहा है। तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि पृथ्वी के जो महासागरीय जो भाग हैं जिनमें जल भरा हुआ है, इनमें कोई अतिरिक्त जल कहीं से नहीं आता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपने कहीं पर घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि हमने कोई पानी का भरा हुआ टब है, बाल्टी है, तो उसमें आप लोग देखेंगे यदि एक तरफ तल ऊपर हो जाएगा तो दूसरी तरफ नीचे हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर होता है कि यदि दो तरफ यहाँ पर ज्वार में खिंचाव उत्पन्न हो गया जल, तो वो जल यहाँ से ही खिंचकर यहाँ गया है, आप लोग देखें यहाँ से। तो इसीलिए जब यहाँ से खिंच करके इधर चला गया तो इन दोनों स्थानों पर तो ज्वार आ गया और इन दोनों स्थानों पर भाटा आ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पूरे 24 घंटे के अंतर्गत लगभग अवधि में और प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है। दोनों ज्वारों में से एक प्रत्यक्ष होता है, बार बार मैं बता रहा हूँ, जो कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है, और दूसरा अप्रत्यक्ष ज्वार होता है जो दूसरे स्थान के प्रतिक्रिया स्वरूप अपकेंद्रीय बल अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आता है। तो ये आपके चंद्रमा की जो द्वारा ज्वार की उत्पत्ति की प्रक्रिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, बहुत सरल है ये, कोई कठिन नहीं है। फिर भी आगे हम नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं ज्वार का समय। तो ये आपको मुझे लग रहा है उत्पत्ति अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत सरल है ये, कोई कठिन नहीं है। बस इसमें मेन जो बात ध्यान रखनी है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की ध्यान रखनी है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और ये न्यूटन का जो सिद्धांत भी है, और आगे हम इसकी परिकल्पनाओं में भी देखेंगे कि इन्होंने इसी के आधार पर संतुलन सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। अब इसका जो दूसरा पार्ट जो है, ये तो बात हुई उत्पत्ति की, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं आपके समय की। तो जैसे कि अभी मैंने एक सामान्यीकरण आपको बता दिया कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे दिमाग में आता है। वो इसलिए नहीं है कि यदि पृथ्वी और चंद्रमा यदि स्थिर होता तो बिल्कुल फिक्स समय पर पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर एक बार प्रत्यक्ष और एक बार अप्रत्यक्ष ज्वार आता। लेकिन आप लोग देखते हैं कि चंद्रमा भी स्थिर नहीं है और वह भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि परिक्रमा करते करते, और आप लोग सब जानते हैं कि पृथ्वी की जब वह परिक्रमा करता है तो परिक्रमा करते करते, और वह जब तक वो स्थान जिसमें कल ज्वार आया, जिस स्थान पर आया, अब 24 घंटे के बाद में, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन 24 घंटे में कर रही है, तो वो स्थान तो 24 घंटे बाद ही पहुंचेगा चंद्रमा के सामने। तो चंद्रमा के सामने जब तक वो स्थान 24 घंटे में वहाँ तक चंद्रमा तक पहुँचेगा, तो चंद्रमा उसका इंतज़ार नहीं करेगा जब तक चंद्रमा क्या होगा, कुछ आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग देखें, लेकिन ज्वार कब आएगा? ज्वार तभी आएगा जब वह स्थान बिल्कुल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में, अर्थात उसके ठीक सामने आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आगे बढ़ गया, तो उस स्थान को, मान लो कोई ए स्थान है जिसमें कल ज्वार आया, तो अब 24 घंटे में तो वो अपने स्थान पर आ गया, लेकिन उस समय चंद्रमा आगे बढ़ गया। तो अब जब तक ज्वार नहीं आएगा, जब तक वो स्थान ए स्थान दोबारा चंद्रमा के सामने नहीं आए, तो जो उसको अतिरिक्त समय लगेगा चंद्रमा के सामने जाने में, तो वो अतिरिक्त जो समय है उसे हम कहते हैं एक तरह से कि जो ज्वार है वो प्रतिदिन कितनी देरी से आएगा, इसे हम कहते हैं। तो ये बहुत सरल है, ये कठिन नहीं है।
लेकिन कुछ विद्यार्थी इसको समझ नहीं पाते, तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा भी समझेंगे, डायग्राम के द्वारा समझेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो आज तक आप लोगों ने नहीं समझी होगी, वो ये है कि वो जो समय है, जो अतिरिक्त जो समय लगेगा, उसकी हम स्वयं, ठीक है, गणना भी करेंगे। आप लोगों ने अभी तक वो जो समय ही सुना होगा कि प्रतिदिन इतने समय बाद ज्वार देरी से आएगा, लेकिन हम उस समय को खुद स्वयं कैलकुलेट करेंगे, जिससे कि हमारे दिमाग में ये प्रश्न हमेशा के लिए क्लियर हो जाए कि प्रतिदिन जो ज्वार है वो कितनी देरी से आएगा। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा नोट्स में देख लेते हैं कि क्या क्या बातें दे रखी हैं, उसके बाद में हम डायग्राम के द्वारा इसको समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं हम ज्वार का समय। आप लोग देखें कि प्रत्येक स्थान पर सामान्य तौर पर दिन में 2 बार ज्वार आता है, जैसे कि मैंने बताया। चूंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में एक पूर्ण चक्कर लगा लेती है, ठीक है, 24 घंटे में एक पूर्ण चक्कर लगा लेती है, अतः प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए। अर्थात प्रत्येक दिन ज्वार एक ही समय पर आना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। आप लोग देखें कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक पूर्ण चक्कर लगा रही है, जैसे कि मैंने बताया, और इसका मतलब 2 ज्वार आते हैं तो प्रत्येक स्थान पर निश्चित रूप में 12 घंटे के बाद में ज्वार आना चाहिए। अर्थात प्रत्येक दिन ज्वार एक ही समय पर आना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि आज कोई एक ए स्थान है और वहाँ पर ज्वार दिन के 1 बजे यदि प्रत्यक्ष ज्वार आया, तो इसका मतलब ये है कि अगले दिन 24 घंटे बाद में फिक्स 1 बजे ही अगला प्रत्यक्ष ज्वार आना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि 12 घंटे के बाद में रात्रि के 1 बजे अप्रत्यक्ष ज्वार आना चाहिए, फिक्स 12-12 घंटे पर। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो मैंने जैसे कि अभी पूर्व में आपको बताया, उसका कारण यही है कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा भी अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है, इसीलिए प्रतिदिन लगभग 52 मिनट देर से ज्वार आता है। तो आप लोग देख सकते हैं, प्रतिदिन की बात कर रहे हैं हम, अर्थात 24 घंटे में। इसको हम 12 घंटे के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लेंगे अभी, क्योंकि हमारा एक ज्वार 12 घंटे बाद आएगा, फिर अगला बाद फिर 12 घंटे के बाद। तो आप लोग देखें, कुल 24 घंटे में 52 मिनट देरी से ज्वार आता है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 52 मिनट है, 52 मिनट देरी से, कहने का तात्पर्य ये कि यदि, इसको मैं ऐसे एग्जांपल से समझ लें, यदि किसी ए स्थान पर, ठीक है, या चलो हम किसी तटीय स्थान का उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि इस तरह से आप लोगों ने, चलो हम देख लेते हैं। जब मान लो मुंबई में आज सपोज करें कि दोपहर के 2 बजे एक प्रत्यक्ष ज्वार आया, तो इसका सीधा सा उत्तर है अगला प्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा। तो अगला प्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा, मैंने बताया प्रत्यक्ष ज्वार हमेशा 24 घंटे के बाद ही आएगा, ठीक है। तो अगला जो प्रत्यक्ष ज्वार है वह 24 घंटे के बाद नहीं, बल्कि 24 घंटे और 52 मिनट के बाद आएगा। इसलिए यदि वहाँ पर दिन के 2 बजे प्रत्यक्ष ज्वार आया है, तो अगला प्रत्यक्ष ज्वार अगले दिन 2:52 पर आएगा। तो उसका कारण मैंने बताया कि अतिरिक्त जो 52 मिनट लगे, वो उस मुंबई स्थान को, उस मुंबई को वापस चंद्रमा के सामने आने में अतिरिक्त 52 मिनट लगे, क्योंकि उन 24 घंटों की अवधि में चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और वह भी उस 24 घंटे की अवधि में आगे बढ़ गया, आगे चला गया। तो पृथ्वी का जो स्थान अर्थात मुंबई जब तक उस चंद्रमा के सामने नहीं पहुंचेगा, ज्वार नहीं आएगा, तो उसको जो अतिरिक्त समय लगा वह कितना लगा, 52 मिनट का। इसमें कोई शक नहीं है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वह चंद्रमा की परिक्रमण गति से अधिक है, तो वह उसे कवर कर लेता है वह स्थान, और तुरंत 52 मिनट के बाद में ही चंद्रमा के सामने पहुंच जाता है और वहां पर प्रत्यक्ष ज्वार आ जाता है। तो देखिए, बहुत सरल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसे हम खुद करके देखेंगे, एक डायग्राम के द्वारा देखेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है कि इसका प्रमुख कारण चंद्रमा का भी अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करना है। ज्वार केंद्र जब अपना एक पूरा चक्कर लगा लेता है, तो चंद्रमा उसके कुछ आगे निकल गया होता है। ज्वार केंद्र का मतलब, जैसे मैंने उदाहरण दिया था अभी आपको मुंबई का, क्योंकि वह भी
पृथ्वी की परिक्रमा करता है। मैंने बताया वह भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा भी, और वह जब तक ज्वार केंद्र उसके सामने आता है वह भी आगे बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने पहुंचने के लिए लगभग 52 मिनट, देखें आप लोग, की और यात्रा करनी पड़ती है। आप लोग देखें इस तरह से कि अतिरिक्त 52 मिनट की उनको यात्रा करनी पड़ती है। और इस तरह से आप लोग देखें कि प्रत्येक स्थान पर प्रत्यक्ष के बाद में प्रत्यक्ष जो ज्वार आएगा वह 52 मिनट की देरी से ही आएगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो है ये स्थिति देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो पक्ष है, और वह है, ये देखें इस डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं। आप लोग देखें कि इस प्रकार से देखें, ये जो पृथ्वी है आपको इसमें बनी हुई है, ये देखें ये पृथ्वी बनाया गया है, ये पृथ्वी है, और आप लोग देख पा रहे हैं ये चंद्रमा है, ये देखें। तो चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और ये उसका परिभ्रमण जो है वो कक्षा है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, एक तरफ सूर्य की स्थिति है। तो जब ये चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो देखें ये दोनों में मूवमेंट होने के कारण यदि ये चंद्रमा यहीं पर ही स्थिर होता तो स्वाभाविक सी बात है, पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व घूर्णन करते हुए और फिक्स 24 घंटे में इसके सामने आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मान लो ये चंद्रमा दिखता है तो ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा उस 24 घंटे की अवधि में। कितना आगे बढ़ेगा वो अभी हम खुद कैलकुलेट करेंगे, कितना आगे बढ़ता है उसको हम देखते हैं। इसकी जो पूरा परिक्रमण जो पथ है, पूरा जो समय लगता है पूरा इसकी परिक्रमा करने में पृथ्वी की, उस हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट किया है और उस हिसाब से ये हमारा 52 मिनट का जो फिगर है वह निकल करके आया है। अभी तक हम इसको रटते हैं, देखें हमारा यही उद्देश्य है कि हम रटे नहीं, अभी तक हम ये रटते हैं कि प्रत्येक दिन जो ज्वार है वह 52 मिनट देरी से आएगा, क्योंकि चंद्रमा आगे बढ़ गया और उस अतिरिक्त समय पृथ्वी के ज्वार केंद्र को उसके सामने आने में 52 मिनट का समय लग रहा है। आज हम स्वयं ये देखेंगे कि ये 52 मिनट का समय ही उसे ज्वार केंद्र को चंद्रमा के आमने सामने आने में क्यों लगा। तो देखते हैं, उसके लिए हम एक कैलकुलेशन देखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, कंक्लूजन निकाला कि एक ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने आने में 24 घंटे 52 मिनट खर्च करने पड़ते हैं। अर्थात जो कोई भी जो ज्वार केंद्र है वो दोबारा चंद्रमा के सामने आने में उसको 24 घंटे 52 मिनट लगेंगे। लेकिन हम पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं कि प्रत्येक जो स्थान है उसके विपरीत स्थान पर भी आकर्षण के प्रतिक्रिया स्वरूप केंद्र अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ज्वार के बाद में एक ज्वार केंद्र के विपरीत स्थान भाग पर में ज्वार में 26 मिनट देरी से आएगा, अर्थात 12 घंटे और 26 मिनट। तो इसका मतलब आप समझ गए कि दिन में 2 ज्वार आएंगे तो दोनों ज्वारों के जो अंतर होगा वह होगा 12 घंटे और 26 मिनट का अंतर होगा। इसको अभी हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ लेंगे, लेकिन पहले हम वो कैलकुलेशन निकाल लेते हैं कि किस प्रकार से और जो हमारा ये 24 घंटे में 52 मिनट का जो फिगर आया है वह किस प्रकार से आया है। तो पहले इस डायग्राम को आप लोग देखें, अच्छे से इस डायग्राम को समझें और इसमें ही पूरा ये इसका जो निचोड़ आपको दे रखा है आप लोग ध्यान से देखें। ये देखें, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ये देखें, ये के स्थान है, के ये, और यहाँ पर है ये पी स्थान। ये देखें, पी स्थान पर जब ज्वार आया, ज्वार केंद्र है ये पी, तो आप लोग देखें कि जब ज्वार आया तो चंद्रमा की स्थिति के स्थान पर है, लेकिन 24 घंटे जब घूर्णन करने के बाद में पुनः ये पी स्थान यहाँ पर आया, तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जो चंद्रमा है वह यहाँ से बढ़ के और एल स्थिति में पहुँच गया। तो अब आप लोग देखें, जब पी जब पुनः यहाँ आया तो चंद्रमा जब यहाँ पर है, एल स्थिति पर है, आप लोग देख सकते हैं ये इसका ऑर्बिट है, तो अब ज्वार नहीं आएगा क्योंकि ज्वार केंद्र है यहाँ और चंद्रमा है यहाँ। तो ऐसी स्थिति में आप लोग देखें कि उस ज्वार केंद्र को घूर्णन करते हुए ही जब वह एफ बिंदु पर पहुँचेगा चंद्रमा के ठीक सामने, तब ही ज्वार आएगा। तो आप लोग देखें, ये जो अतिरिक्त, आप लोग ध्यान से देखें,
F से P तक की जो अतिरिक्त जो दूरी तय की उस ज्वार केंद्र ने चंद्रमा के सामने L बिंदु पर आने में वो जो अतिरिक्त समय जो यह लगा उसको वह उसे लगा 52 मिनट। तो वो 52 मिनट कैसे आया वो हम यहाँ पर स्वयं निकाल करके देखेंगे। तो मैंने पूरा लिखा है कि देखें, चंद्रमा की स्थिति के स्थान पर उसके नीचे स्थित P स्थान 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाकर पुनः अपनी पहली स्थिति पर आ जाता है, परंतु इस बीच चंद्रमा आगे बढ़कर L स्थान पर पहुंच जाता है जिसके नीचे F स्थान है। अब P स्थान को PF की अतिरिक्त दूरी तय करके L के नीचे पहुंचना होगा ताकि P पर दोबारा ज्वार आए। तो जो बात मैंने अभी आपको बताई थी वो आपको यहाँ पर नोट्स में लिखी हुई है। तो आप लोग देखें कि K के बिल्कुल ठीक P स्थान था, दोबारा रिपीट कर देते हैं। और जब P स्थान घूर्णन के पश्चात 24 घंटे के पश्चात जब यहाँ पहुँचा तो तब तक चंद्रमा K से और L स्थिति में पहुँच चुका था, लेकिन P पर ज्वार तभी आएगा जब वह चंद्रमा के सामने आएगा, अर्थात उसे P से और F स्थिति पर जाना पड़ेगा। तो P से F तक जाने में जो उसे अतिरिक्त समय लगा तो वह होता है 52 मिनट। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से 52 जो मिनट हैं वह अतिरिक्त समय लगता है। तो इस तरह से देखें, ये तो बात हुई नोट्स की, आप लोग नोट्स में भी देख लें, मैं मार्क कर देता हूँ कि किस तरह की स्थिति है। ये देखें, तो चंद्रमा की स्थिति के स्थान पर उसके नीचे स्थित P स्थान 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाकर पुनः अपनी पहली स्थिति पर आ जाता है, परंतु इस बीच चंद्रमा आगे बढ़कर L स्थान पर पहुंच जाता है जिसके नीचे F स्थान है। अब P स्थान को PF, देखें कि अतिरिक्त दूरी तय करने के लिए L के नीचे पहुंचना होगा ताकि P स्थान पर पुनः ज्वार आ जाए। तो जो ये अतिरिक्त समय है वह मैंने बताया P से F तक का जो अतिरिक्त समय लगेगा वह होगा 52 मिनट। और आप लोग देखें प्रतिदिन ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी कि आप लोग देखेंगे अगले दिन ये हो गया, अगले दिन जब ये F पर पहुंच जाएगा P वाला स्थान तो अगले देखें कि अब उसके अगले दिन फिर चंद्रमा की स्थिति हो सकता है कि L M बिंदु पर हो जाए और फिर F बिंदु से वापस फिर उस P बिंदु को और अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ेगी। तो ये अतिरिक्त यात्रा, क्योंकि आप लोग देखें ये तुलनात्मक है, चंद्रमा ऐसा नहीं है कि आज ज़्यादा बढ़ गया कल कम बढ़ेगा, नहीं, उसका एक निश्चित गति है। तो प्रतिदिन इसका मतलब ये है कि दोनों में बराबर अनुपातिक रहेगा कि चंद्रमा इतना आगे बढ़ गया और इतना ही पृथ्वी आगे बढ़ गई। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये स्थिति देखने को मिलती है। तो अब आप लोग देखें कि PF की दूरी तय करने में, जैसे कि मैंने बताया कि उस स्थान को कितना अतिरिक्त समय लगेगा, PF की दूरी तय करने में पृथ्वी को 52 मिनट अतिरिक्त लगते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 17.5 सेकंड अर्थात लगभग 27.5 दिन में एक चक्कर लगाता है। तो आप लोग समझ गए कि चंद्रमा की जो परिक्रमण अवधि है पृथ्वी के संदर्भ में वह है 27 दिन। चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, हम उसको सिंपल भाषा में ही कहें तो वह 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 17.5 सेकंड, अर्थात इसको हम ये कह सकते हैं लगभग 27.5 दिन में वह पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। तो जो उसका जो परिक्रमण पथ है आप लोग देखें 24 घंटे की अवधि में, आप लोग देखें ये लगभग 27.5 दिन है। तो उसको पूरे परिक्रमण जो उसकी पथ है उसको हमने 27.5 दिन से जब डिवाइड कर दिया तो 27.5 दिन का मतलब है एक दिन के रेफरेंस में वो आ जाएगा। तो वो जो PF का जो भाग है, PF जो दूरी है, आप लोग देखें ये PF की जो डिस्टेंस है, इसको हम वापस से थोड़ा सा साफ करके देख लेते हैं। आप लोग देखें ये जो PF की दूरी है, ये देखें तो ये के स्थान से और ये देखें ये L तक जो गया, या हम यहाँ पर देखें पृथ्वी के संदर्भ में जो PF जो दूरी है, आप लोग देखें ये PF दूरी
पूरे जो चंद्रमा का जो परिक्रमण का जो पथ है उसका ये पूरा हमने जो डेज के हिसाब से जब कैलकुलेट करके निकाला, तो आप लोग देखें जो PF जो दूरी है, ठीक है, वो PF जो भाग है वह चंद्रमा के परिक्रमा का जो पथ है उसका 2/55 भाग है। पूरा जो P को F तक जाने में जो दूरी तय करनी पड़ रही है वो दूरी पूरा जो चंद्रमा का जो परिक्रमण का जो पथ है उसका 2/55 भाग है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पृथ्वी के उस P स्थान को 2/55 जो भाग है, देखें पूरे भाग को तय करने में समय लगेगा, जैसे कि चंद्रमा का है 27.5 दिन, तो वो जो 2/55 जो भाग है उसे पार करने में कितना समय लगेगा वो हम जो निकाल लेंगे तो वह हमारा क्या होगा, 52 मिनट। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे खुद आप इस 2/55 भाग है अर्थात PF दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आप लोग देखें पूरा पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में और कितना समय लगता है, 24 घंटे लगते हैं पूरा एक घूर्णन। लेकिन हमको केवल कितना मार्ग निकालना है, उसका केवल 2/55वां भाग। तो देखें हमने खुद यहाँ पर कैलकुलेशन की है, आप लोग देखें 24 यहाँ पे बना हुआ है गुणा 60। 24 गुणा 60 का मतलब है कि हम इसको मिनट में बदल रहे हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, 24 गुणा 60 और गुणा उसे हमने कितना कर दिया, 2/55। भाई हम ये निकालना चाह रहे हैं कि वो जो PF जो भाग है वो पूरे पथ का 2/55वां भाग है, तो उसको तय करने में कितना समय लगेगा, तो गुणा 2/55। और आप इसे कैलकुलेट कर लें। ये जब कैलकुलेशन करके निकल करके आएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आएगा आपका 52 मिनट। खुद हम स्वयं इसको करके देख रहे हैं, आप लोग देखें कि इस प्रकार से, और ये 52 मिनट आपका निकल करके आएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये किस प्रकार की ये स्थिति देखने को मिलती है। स्वयं आप लोग करके देखें, कोई इसमें वो नहीं है, डाउट नहीं है किसी प्रकार का, आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करें कि किस प्रकार की ये स्थिति आपको देखने के, तो 52 मिनट का ये समय स्वयं हमने निकाल करके देखा है। हमने ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ रट लिया कि 24 घंटे में और 52 मिनट अतिरिक्त समय लगेगा, स्वयं हमने निकाला। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी जाता है अच्छे लेवल के एग्ज़ाम्स में कि जो कितना जो भाग है चंद्रमा का जिसको अतिरिक्त समय लगता है, तो वह है 2/55वां भाग। और ये 2/55वां भाग को तय करने में उस पृथ्वी के उस स्थान को 24 घंटे के हिसाब से यदि हम कैलकुलेट करें तो 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से, अब आपको, मुझे लगता है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इस प्रकार से और जो 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। यहीं पर ही हम एक दूसरा और एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है वह कर लेते हैं और प्रैक्टिकल रूप में। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमको और इस तरह का करना है। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा इसको और समझा देता हूँ। तो देखें, यदि मान लो 52 मिनट देरी से ज्वार आएगा, तो यदि हम मान लेते हैं कि एक स्थान पर यदि 12 बजे दोपहर में, ये देखें 12 बजे यदि दोपहर में और AM, ऐसा करते हैं हम 11 बजे कर लेते हैं, तो AM PM का हमको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आप लोग देखें, ये देखें, तो यदि सपोज करें कि 11 बजे AM पर और किसी स्थान पर ज्वार आया, तो अगला जो ज्वार है वह कितने समय पर आएगा। देखें, यदि ये प्रत्यक्ष ज्वार है तो अगला भी प्रत्यक्ष ज्वार 24 घंटे बाद आएगा, अप्रत्यक्ष है तो 24 घंटे बाद आएगा, ठीक है। लेकिन एक ज्वार के बाद में दूसरा ज्वार, क्योंकि हमने बताया कि 24 घंटे की अवधि में 2 बार ज्वार आएगा, तो अगला जो ज्वार आएगा वह 12 घंटे 52 मिनट नहीं आएगा, 24 घंटे में 52 मिनट होते हैं, तो 12 घंटे में कितने हो जाएंगे, 26 मिनट, जैसा कि मैंने अभी नोट्स में भी लिखा। तो अगला जो ज्वार आएगा वह आएगा रात्रि के 11:26 PM पर, देख सकते हैं। फिर अगला जो ज्वार आएगा वह आएगा, ठीक है, अगले दिन 11:30
52 मिनट पर AM। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो दो ज्वार आए, हम मान लेते हैं, सपोज करो कि ये दोनों प्रत्यक्ष ज्वार हैं ये वाले, तो आप लोग देखें इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, ये दोनों प्रत्यक्ष ज्वार मान लिए, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वह कितना हुआ, 24 घंटे 52 मिनट। हो गया कि नहीं हो गया? हमने भी ये बताया कि 24 घंटे में कितने का अंतर आएगा, 52 मिनट का अंतर आएगा। और इस तरह से अगला जो ज्वार आएगा आप लोग देखें तो उसके में भी आपके 24, फिर वापस अगला जो ज्वार आएगा वह 12 घंटे और 26 मिनट के अंतर पर आएगा, और इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ज्वार के बाद अगला जो ज्वार आएगा उसमें तो अंतर होगा 12 घंटे 26 मिनट का, लेकिन एक मुख्य ज्वार के बाद में अगला मुख्य ज्वार, मतलब प्रत्यक्ष के बाद में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के बाद में अप्रत्यक्ष आएगा, तो उसमें अंतर होगा 24 घंटे और 52 मिनट का अंतर होगा। तो ये बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। तो हम देखें कि इस तरह से ये कैलकुलेशन की जाती है और ये बहुत कठिन नहीं है। कुछ विद्यार्थियों को बड़ा कठिन लगता है, तो इस प्रकार की ये कैलकुलेशन है समय को लेकर के, और यही ज्वार में समझने का पार्ट होता है ज्वार भाटा टॉपिक के अंतर्गत। एक तो उसकी उत्पत्ति और दूसरा उसका समय। अब हम अगला जो सेगमेंट है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उसके प्रकार। तो देखिए, जब हम प्रकारों की चर्चा करें तो ज्वार के जो हम प्रकारों की बात करें तो जो ज्वार के जो प्रकार हैं, मैंने जैसे कि बताया कि देखिए जो ज्वार के जो प्रकार हैं, वैसे आवश्यकता नहीं है ज्वार को प्रकारों में विभक्त करने की, लेकिन क्या होता है कि जब ज्वार हम देखें कि इसका जो संबंध है वह कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा की स्थितियों से है, और हम देखते हैं कि सूर्य और जो चंद्रमा की जो स्थितियां हैं वे हमेशा एक समान नहीं रहती हैं। जैसे कि हम देखें कि चंद्रमा की जो कलाएं हैं, प्रत्येक स्थान पर पूरे हर समय पर चंद्रमा की स्थिति नहीं होती है। कभी अमावस्या की स्थिति होती है जब चंद्रमा बिल्कुल नहीं होता है, पूर्णिमा की स्थिति होती है जब चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है। तो ऐसी स्थितियों में कई बार जो ज्वार उत्पादक जो बल हैं, ठीक है, ज्वार तो आएगा, ज्वार में मना नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन जो ज्वार आएगा वह कहीं ना कहीं अपने आगे और पीछे के ज्वार से कहीं ना कहीं कुछ विभिन्नता लिए हुए होता है, और यही कारण है कि हमें ज्वार के प्रकारों को बनाना पड़ा या उनका निर्धारण करना पड़ा। तो यहाँ पर हम ज्वार के कुछ प्रकारों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जो इसका सामान्य परिचय है वो देख लेते हैं नोट्स के रूप में, कि पृथ्वी पर सागरीय जल में ज्वार का प्रत्यक्ष संबंध चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति से है। चंद्रमा अपनी धुरी पर चक्कर लगाता हुआ पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जबकि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। आप लोग देखें तो क्यों ये स्थितियां बड़ी टिपिकल बन गई, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग देखें कि बहुत सारी जो स्थितियां हैं पूरे महीनों में, सालों में कई बार ये स्थितियां बदलती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ये स्थितियां बदलेंगी तो हमने ये सामान्य प्रक्रिया बताई ज्वार की, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर आएगा। बिल्कुल नो डाउट, उत्पत्ति में कोई अंतर नहीं आएगा, उत्पत्ति अवश्य होगी। ज्वार के समय में कोई अंतर नहीं आएगा निश्चित रूप से, बस अंतर आएगा उसके प्रभाव में। तो आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर हम जब जितने भी प्रकारों की बात करेंगे वहाँ पर हम कोई उत्पत्ति की विभिन्नता की बात नहीं करेंगे, हम कोई भी उसके समय में अंतर की बात नहीं करेंगे। समय हमेशा जो हमने कैलकुलेशन बताई उसी हिसाब से ही आएगा ज्वार। बस केवल जो ज्वार का जो प्रभाव है, प्रभाव का मतलब यही है, प्रभाव का सीधा सीधा मतलब उसकी ऊंचाई और नीचाई से है, उसमें अंतर आएगा केवल। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, देखें कि इस दौरान पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच कई प्रकार की स्थितियां हो जाती हैं, जिस कारण ज्वारोत्पादक बलों में अंतर आ जाने से ज्वार को कई प्रकारों में विभक्त किया जाता है। ज्वार के कुछ प्रमुख प्रकार निम्न हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ज्वार के कुछ प्रमुख जो प्रकार हैं वो इस प्रकार से हैं, और ज्वार उत्पादक जो बल में अंतर आ जाने से ज्वार को कई प्रकारों में हमको विभक्त करना पड़ता है। देखें इस प्रकार से कौन कौन से ज्वारों के प्रकार हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है पहले, फिर इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला प्रकार है आपका पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार।
जिसको हम इंग्लिश में स्प्रिंग टाइड के नाम से भी जानते हैं। इन सबको हम यहाँ पर समझते हैं क्योंकि इस टॉपिक में बड़े डायग्राम्स से भी प्रश्न आते हैं। दूसरा है लघु ज्वार या नीप टाइड। तीसरा है अयन वृत्तीय ज्वार या ट्रॉपिकल टाइड। चौथा है भूमध्य रेखीय ज्वार या इक्वेटोरियल टाइड। तो ये 4 प्रकार हैं। देखें, इन चारों प्रकारों की अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद में कुछ और भी प्रकार हैं। 5वां है आपका उपभू ज्वार, पेरिजियन टाइड कहते हैं इसको इंग्लिश में। 6ठा है अपभू ज्वार, जिसको हम एपोजियन टाइड कहते हैं। 7वां है दैनिक ज्वार, डेली टाइड। 8वां है अर्ध दैनिक ज्वार या सेमी डेली टाइड। और 9वां है आपका मिश्रित ज्वार या मिक्स्ड टाइड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 9 हमने जो प्रकार हैं वे निर्धारण किए हैं। और ये देखें, इनका मैंने बताया कि केवल जो आधार है वह यही है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की जो विभिन्न स्थितियां बनती हैं परिक्रमण के दौरान, उनके कारण जो ज्वार उत्पादक बल में जो अंतर आता है उसके कारण इनका निर्धारण होता है। तो इस क्रम में हम सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार, जिसे हम इंग्लिश में स्प्रिंग टाइड के नाम से भी जानते हैं। देखें, जब हम स्प्रिंग टाइड की बात करें या पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार की बात करें तो ये हमको स्थितियां समझनी होंगी कि पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार कब आएगा। देखें, हमको 2 चीज़ें देखनी हैं कि वह जो प्रकार है वह कौन सी स्थिति में आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि केवल ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थितियों के कारण प्रकार बनाए गए हैं। तो पहला सीधे सीधे हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की कौन सी स्थिति होगी, तब दीर्घ ज्वार आएगा। यदि हमको ये याद ध्यान में रह गया, निश्चित रूप में हमारे प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। और दूसरा हमको ये ध्यान में रखना है कि उसका प्रभाव क्या होगा। देखिए, प्रभाव 2 ही तरह का होगा, सिंपल सी बात है। या तो जो ज्वार है वह सामान्य ऊंचाई से ज़्यादा आएगा निश्चित रूप में, और नहीं तो सामान्य ऊंचाई से थोड़ा कम ऊंचा आएगा। ज्वार तो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब आप लोग देखें कि जो पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार जिसको हम कह रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्प्रिंग टाइड कह रहे हैं, वह कौन सी स्थिति में आएगा। तो वह आएगा जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हों। तो आप लोग जानते हो शायद, मुझे उम्मीद है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो ऐसी अवस्था को भौगोलिक रूप में हम सिजिगी कहते हैं। इसका मतलब इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, आपको सीधे सीधे पूछेगा पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार कौन सी स्थिति में आता है, तो सीधा सीधा उसका उत्तर है सिजगी। और सिजगी का मतलब मैंने बताया, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बिल्कुल एक सीध में हों। अभी हम इसको डायग्राम में भी देखेंगे कि एक सीध की स्थिति कब होगी। अब आप लोग देखो, जब तीनों एक सीध में होंगे तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के जो आकर्षण बल हैं, क्योंकि वो एक ही तरफ होंगे, देखें आप लोग, तो आकर्षण बल ज़्यादा कार्य करेंगे। और ऐसी स्थिति में आप लोग देखें, जो ज्वार है वो सामान्य या साधारण ज्वार से 20% अधिक ऊंचा ज्वार आता है। तो देखें, दोनों बातें मिल गई आपको। पहला, पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार कौन सी स्थिति में आएगा, सिजगी स्थिति में आएगा, जब तीनों एक सीध में होंगे। और प्रभाव क्या होगा कि साधारण ज्वार की तुलना में उस दिन, क्योंकि ज्वार उत्पादक बल ज़्यादा कार्य करेगा, एक सीध में है, इसलिए उस दिन 20% अधिक ऊंचा ज्वार आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में हों, अर्थात सिजगी की अवस्था में हों, तो सूर्य व चंद्रमा के सम्मिलित आकर्षण के कारण साधारण ज्वार से 20% अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं। तो आप लोग देखा कि ये जो ज्वार हैं ये 20% अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं। यह स्थिति कब होती है, 20% जो सीध की स्थिति है जो हम बता रहे हैं। तो आप लोग देखें, ये जो तीनों जब एक सीध में होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सिजगी की अवस्था में होते हैं, तो ये 2 स्थितियां होती हैं। एक होती है पूर्णिमा का दिन, इसको हम पूर्णिमा कहते हैं, जिसको हम व्युति नाम से भी जानते हैं। देखिए, मैंने सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग यहाँ कर लिया है कि एग्जाम में कोई भी शब्द आए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। इंग्लिश में हम पूर्णिमा को फुल मून कहते हैं, और दूसरे एक और जो उसमें व्युति भी कहते हैं। और अमावस्या के दिन आप लोग देखें, तीनों एक सीध में होते हैं। अमावस्या को हम युति के नाम से जानते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक महीने में आप लोग देखें कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन
तो आपको उत्तर मिल गया। सीधवें कब होंगे? पूर्णिमा को होंगे, जब इसको हम युति कहते हैं, या अमावस्या को होंगे जिसको हम युति कहते हैं। इन दोनों स्थितियों में ही ये एक सीधवें होंगे और उस दिन सामान्य या साधारण ज्वार से 20% अधिक ज्वार आएगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि ये स्थिति आप लोग देख सकते हैं कि जो चंद्रमा की स्थिति हमने बताई उसके आधार पर पूर्णिमा और अमावस्या एक महीने में 2 बार होते हैं। तो ये जो दीर्घ ज्वार है ये महीने में 2 बार आएंगे। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं, मैंने लिखा भी है कि इस तरह के दीर्घ ज्वार महीने में 2 बार आते हैं तथा इनका समय निश्चित होता है। ये देखें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। निश्चित क्यों होता है? क्योंकि निश्चित इसलिए होता है कि पूर्णिमा और अमावस्या तो आएगी, और जिस दिन पूर्णिमा और अमावस्या होगी इसका मतलब समझ जाओ कि उस दिन जो ज्वार है वह साधारण ज्वार से 20% अधिक ऊंचा आएगा, और जिसे हम पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार कहते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जब दीर्घ ज्वार आएगा तो उस दिन भाटा की जो नीचाई है वह भी सर्वाधिक होगी, अर्थात भाटा भी बहुत नीचा आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये पहला प्रकार आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब इसे हम डायग्राम में देख लेते हैं, अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति। ये देखें, बहुत ही सुंदर डायग्राम। इन दोनों अवस्थाओं में ही दीर्घ ज्वार आएगा। दोनों अवस्थाएं आपको दे रखी हैं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी का पथ दे रखा है, चंद्रमा का पथ दे रखा है, सूर्य बना हुआ है, और ये देखें ये सिजगी अवस्था है। ये देखें सिजगी, इस अवस्था में आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये देखें ये जो स्थिति है चंद्रमा की स्थिति बताई गई है, ये देखें, और दूसरी स्थिति ये बताई गई है। दोनों स्थितियों में यदि आप देखें तो इस प्रकार से आप लोग देखें, ये जो स्थिति है ये पूर्णिमा का स्थिति है, पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा की स्थिति है। पूर्णिमा की स्थिति में क्या होता है, जिसको हम व्युति कहते हैं। पूर्णिमा की स्थिति में होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है, स्वाभाविक सी बात है। और ये जो है वो अमावस्या की स्थिति है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो चंद्रमा है वह सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है, और उसकी जो छाया है आप लोग देखें, ये छाया इस पर पड़ती है, और ये अमावस्या की स्थिति होती है। मैंने बता दिया आपको। तो इन दोनों स्थितियों में आप लोग देखें, ये दोनों जो स्थितियां हैं उन्हें हम सिजगी कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल तीनों एक सीध में होते हैं इस अवस्था में। और ऐसी स्थिति में हमेशा दीर्घ अथवा पूर्ण ज्वार आएगा। ठीक है, बार बार मैं बता रहा हूँ, जो कि साधारण ज्वार से 20% अधिक ऊंचा होगा। तो इस तरह से देखें, कुछ प्रैक्टिकल प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। इस तरह से कह देते हैं कि मान लो जैसे किसी स्थान पर एक साधारण ज्वार की ऊंचाई यदि 2 मीटर होती है तो पूर्णिमा का दिन कितना ऊंचा ज्वार आएगा। तो निश्चित रूप में आप लोग देखें, हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो पूर्णिमा के दिन जो ज्वार है वह 20% ऊंचा आएगा। तो 2 मीटर का 20% हो गया आपका 0.40 मीटर। तो उस दिन जो ज्वार आएगा वह 2.40 मीटर ऊंचा आएगा। तो देखें, इस तरह के ही जो अप्लाइड प्रश्न बनते हैं, और जो विद्यार्थी हैं बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं प्रश्न उसी में से ही बनते हैं, कोई अलग से नहीं बनते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार की स्थिति किस प्रकार की होगी। अब हम देखते हैं अगला। ये देखें, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, दोनों स्थितियाँ बताई गई हैं आप लोगों को। ये देखें, ये अमावस्या की स्थिति है, सूर्य इधर बना हुआ है, मैंने जैसे कि बताया भी आपको। ये देखें, ये अमावस्या की स्थिति है जिसे हम न्यू मून कहते हैं। इधर देखें ज्वार आ रहा है, आप लोग देखें। और ये आपका फुल मून या पूर्णमासी की स्थिति है। और ये देखें इस तरह से अतिरिक्त ज्वार बताया गया है, आप लोग देखें, ये दीर्घ ज्वार, ठीक है, जो 20% ज़्यादा है। तो ये बहुत, मुझे उम्मीद है कि आपको इस डायग्राम के द्वारा ये जो पूर्ण अथवा जो दीर्घ ज्वार है ये समझ में आया होगा। ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और आप लोगों को शायद आज एक नई चीज़ भी मिली होगी कि जब तीनों एक सीध में होते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या को, तो उसे हम तीनों की जो सिजगी अवस्था कहते हैं, सिजगी स्थिति के नाम से जानते हैं। हिंदी इंग्लिश में यही शब्द प्रयोग में लिया जाता है जनरल रूप में। अब हम दूसरे प्रकार की चर्चा करते हैं, मुझे उम्मीद है समझ आया हो आपको। दूसरा है आपका लघु ज्वार। तो देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, लघु ज्वार का मतलब है कि ये कोई एक ऐसी अवस्था है कि जिस दिन जो ज्वार है वो सामान्य दिनों की तुलना में और कम ऊंचा आएगा। ज्वार तो आएगा लेकिन जो उसकी ऊंचाई है वह अन्य दिनों की तुलना में कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इसमें हमको 2 चीज़ें देखनी है कि वो दिन कौन सा होगा, अर्थात वो अवस्था कौन सी होगी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की, और कितना ऊंचा, मतलब कम ऊंचा ज्वार आएगा।
तो यहाँ पर देखें, इसको हम लघु ज्वार कहते हैं, नीप टाइड कहते हैं। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को, आप लोग देखें प्रत्येक मास में जो एक चंद्रमास होता है, उस चंद्रमास को लगभग हम, जैसे कि अभी हमने चंद्रमा का परिक्रमण पथ देखा, तो लगभग जो 30 दिन की अवधि मानी जाती है, तो उसमें आपके 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। एक होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की यदि हम बात करें तो देखें, शुक्ल पक्ष तो होता है कि जब अमावस्या से पूर्णिमा की जो अवस्था होती है, अर्थात चंद्रमा जब बढ़ता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा से अमावस्या की जो अवस्था होती है उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो 15-15 दिन की अवधि होती है। तो शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोणिक अवस्था में हों, तो आपको अवस्था मिल गई। ये देखें, हम तुलनात्मक पढ़ रहे हैं। दीर्घ ज्वार में एक सीध में होते हैं, और इसमें क्या होंगे, शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोणिक अवस्था में हों, तो सूर्य एवं चंद्रमा के जो ज्वार उत्पादक बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, और जिस कारण साधारण ज्वार की अपेक्षा 20% कम ऊंचे ज्वार आते हैं, अर्थात 20% नीचे ज्वार आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये किस प्रकार की जो स्थिति है कि 20% जो हैं वो कम ऊंचे ज्वार उस दिन आते हैं। इस समय भाटा की जो नीचाई है वह भी सामान्य भाटा से कम ही होती है, क्योंकि जब ज्वार भी कम ऊंचा रहा है तो भाटा भी कम जो उसकी ऊंचाई होगी। परिणाम स्वरूप ज्वार और भाटे की जल की ऊंचाई का अंतर बहुत कम होता है, क्योंकि देखिए ज्वार की ऊंचाई कम है तो इसलिए उनका जो अंतर है वह कम हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि लघु ज्वार कब आएगा, तो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोणिक अवस्था में होंगे। और कितना कम ऊंचा आएगा, 20%। तो अब लोग देखें, हम इसको एक डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं। ये भी बहुत सरल है, इसको हम नीप टाइड कहते हैं। ये देखें, ये स्थिति होती है नीप टाइड की। आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार की ये जो स्थिति आपको दिख रही है, मैंने बताया था जब सूर्य इधर होगा, पृथ्वी इधर होगी, जब चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर आएगी तो उसे हम कहते हैं अमावस्या, ठीक है। और जब चंद्रमा यदि इधर होगा तो उसे हम कहते हैं पूर्णिमा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब अमावस्या से हम पूर्णिमा की तरफ जाएंगे, ये देखें चंद्रमा जैसे ही जा रहा है अमावस्या से और पूर्णिमा की तरफ, तो चंद्रमा बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति को हम जो कहते हैं वह कहते हैं शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। और ये देखें, पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ चंद्रमा घटता है तो इसे हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। ये पूरा पथ जो है चंद्रमा का वो लगभग 30 दिन में है। तो आप लोग देखेंगे ये आधा जो हो गया वो 15 दिन में हो गया, जिसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और आधा हो गया कृष्ण पक्ष। तो इस तरह से देखें, ये जो स्थिति होती है ये सप्तमी या अष्टमी की स्थिति होती है। ये देखें, शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, तो ऐसी स्थिति में अब आप लोग देखें ये स्थिति भी महीने में 2 बार अवश्य आएगी। एक बार शुक्ल पक्ष की कृष्ण सप्तमी या अष्टमी होगी, या कृष्ण पक्ष की अष्टमी या सप्तमी होगी। तो ऐसी अवस्था में आप लोग देखें, सूर्य एक तरफ है, चंद्रमा यहाँ है, आप लोग देखें तो उनके तो ज्वार उत्पादक जो बल हैं वो बट जाते हैं। आप लोग देखें, जब एक सीध में है तो दोनों एक साथ कार्य करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सूर्य का भी खिंचाव थोड़ा बहुत उत्पन्न हो रहा है, चंद्रमा का भी खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। तो जब देखें, यदि दोनों एक सीध में होते तो पूरा एक तरफ के जल को पूरी तरह खींचते, लेकिन आप लोग देखें कि इधर से सूर्य भी खींच रहा है तो इधर ज़्यादा उठाव नहीं हो पाएगा चंद्रमा की तरफ। तो ऐसी स्थिति में ज्वार तो आएगा, लेकिन 20% कम ऊंचा ज्वार आता है। अर्थात यदि हम इसको अप्लाइड प्रश्न के रूप में देखें, यदि प्रश्न आ जाए आपको कि यदि मान लो कहीं से स्थान पर 2 मीटर ज्वार ऊंचा ज्वार आता है, तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी या शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को कितना ऊंचा ज्वार जाएगा। तो आप लोग देखें कि आप लोग 2 का 20% निकाल लें, कितना हुआ 0.40 मीटर। इसका मतलब उस दिन 1.60 मीटर ऊंचा ज्वार आएगा। 2 में से
0.40 आप लोगों ने घटा लिए, 20% 2 मीटर का 0.40 ही होता है, 0.40 घटा लिए तो कितना बचा 1.60 मीटर। तो उस दिन 1.60 मीटर ऊंचा ज्वार आएगा। तो ये मैं एक सिर्फ अप्लाइड प्रश्न आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको डेटा कुछ भी दे सकता है वो। और तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे 2 प्रकारों के निर्धारण हुए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और ये देखें, ये जो 2 प्रकार हैं ये ही बहुत महत्वपूर्ण प्रकार हैं। यहाँ पर आप लोग तुलनात्मक रूप में ये डायग्राम भी देख सकते हैं दोनों का। ये देखें, ये आप लोगों को जो है वो स्प्रिंग टाइड बताया गया है जिसमें सीधवें स्थिति है। ये देखें, यहाँ पर सूर्य है, ये पृथ्वी है और चंद्रमा की स्थिति बदल रही है। ये देखें, जो चंद्रमा की स्थिति है ये अमावस्या है, ये पूर्णिमा है, ऐसी स्थिति में स्प्रिंग टाइड आएगा। और ये मून की स्थिति समकोणिक अवस्था में बताई गई है, तो जिसे हम नीप टाइड कहते हैं अथवा लघु ज्वार के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं दोनों का तुलनात्मक रूप। समकोणिक अवस्था भी आप लोग देख सकते हैं। ये देखें, इस अवस्था को हम समकोणिक अवस्था कह रहे हैं। ये देखें, जब ऐसी स्थिति होगी कृष्ण पक्ष में या फिर ऐसी स्थिति होगी आपकी शुक्ल पक्ष में, इसी को ही हम समकोणिक अवस्था कहते हैं। तो समकोणिक अवस्था में हमेशा लघु ज्वार आएगा। चले अब हम आगे देखें। अगला हमारा जो प्रकार है वह है अयन वृत्तीय ज्वार। देखें, ये 2 प्रकार हैं, एक है अयन वृत्तीय ज्वार और दूसरा है भूमध्य रेखीय ज्वार। तो देखें, बहुत सरल है ये भी। आप लोग देखें कि जिस प्रकार से सूर्य की स्थिति उत्तरायण एवं दक्षिणायन होती है और पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा है वह पूरे 365 दिन अर्थात 1 वर्ष में करती है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 वर्ष की अवधि में और जो उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति है, तो आप लोग देखते हैं कि जो सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर 2 बार होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। लेकिन चूंकि जो सूर्य है वह सापेक्षिक रूप में स्थिर है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है, इसलिए डेट फिक्स हैं। और उत्तरायण की जो स्थिति होती है वह 21 जून को होती है और लगभग 21-22 दिसंबर को आपकी दक्षिणायन की स्थिति होती है, 22 दिसंबर, जो कि ऑथेंटिक जो डेट है। तो आप लोग देख सकते हैं जब ऐसी स्थिति सूर्य की हो सकती है तो क्या चंद्रमा की नहीं हो सकती? निश्चित रूप में, क्योंकि चंद्रमा लगभग 30 दिन की अवधि में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। तो उस 30 दिन की अवधि में भी चंद्रमा की जो स्थिति है वह भी आपके देखें 2 बार तो भूमध्य रेखा पर बिल्कुल एक सीध में होती है, एक बार कर्क रेखा पर होगा और एक बार मकर रेखा पर, अर्थात 30 दिन में उसकी स्थितियां इस प्रकार की होंगी। आप लोग समझ सकते हैं इसकी डेट फिक्स नहीं होती है क्योंकि दोनों ही गतिशील हैं, पृथ्वी और चंद्रमा भी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब चंद्रमा देखें कर्क रेखा पर उसकी स्थिति होगी, क्योंकि हमने ये बताया कि चंद्रमा जहाँ पर बिल्कुल सीध में होगा वहाँ पर उसका ज्वार उत्पादक बल ज़्यादा कार्य करेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सपोज करो कि चंद्रमा की स्थिति कर्क रेखा के ऊपर है, तो निश्चित रूप में जैसे सूर्य के संदर्भ में है तो कर्क रेखा पर यदि सीध में होगा तो कर्क रेखा वाले भाग में स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर ज़्यादा ऊंचा ज्वार आएगा। विपरीत मकर रेखा पर भी विपरीत होने के कारण ऊंचा ज्वार आएगा, लेकिन उनके अलावा जो भाग होंगे उनमें उतना जो ऊंचा ज्वार नहीं आएगा। उसी तरह से देखें कि जब भूमध्य रेखा पर चंद्रमा की स्थिति होगी, और मैं बता ही रहा हूँ कि 30 दिन में अवश्य रूप में एक ना एक बार जरूर 2 बार अवश्य होगी, क्योंकि 7.5 दिन आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से मूवमेंट करेगा पूरा कर्क और मकर रेखाओं तक, क्योंकि पृथ्वी का जो झुकाव है वह 23.5 डिग्री तक ही है। तो ऐसी स्थिति में जब भूमध्य रेखा पर होगा तो देखें भूमध्य रेखा पर जब चंद्रमा की किरणें सीधी पड़ेंगी उसका ज्वार उत्पादक बल भूमध्य रेखीय जो महासागरीय क्षेत्रों पर अधिक होगा तो वहाँ पर ज़्यादा ऊंचा ज्वार आएगा। और तुलनात्मक रूप से जहाँ पर थोड़ी जो तिरछी स्थिति होगी चंद्रमा की वहाँ पर जो ज्वार की जो ऊंचाई है, देखें ज्वार अवश्य आएगा, मना नहीं कर रहे, मैंने बार बार कहा है कि ऐसी स्थिति में ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हम ज्वार नहीं आएगा, बस केवल फ़र्क आएगा ज्वार की ऊंचाई में। तो ऐसी स्थिति में आप लोग देख सकते हैं कि ये स्थितियां हैं। तो पहला है आपका अयन वृत्तीय ज्वार। अयन वृत्ति का मतलब कर्क और मकर रेखाएं हैं, अर्थात जब कर्क और मकर रेखाओं पर चंद्रमा की स्थिति होगी तो उन कर्क और मकर रेखाओं पर ऊंचा ज्वार आएगा। ठीक है, तो देखें आप लोग अयन वृत्तीय ज्वार कहते हैं, इसे हम ट्रॉपिकल टाइड्स कहते हैं। सूर्य के समान चंद्रमा भी मैंने बताया जैसे कि कर्क और मकर रेखाओं के सापेक्ष उत्तरायण एवं दक्षिणायन होता है, लेकिन इसके डेट फिक्स नहीं है क्योंकि दोनों गतिशील हैं पृथ्वी और चंद्रमा। जब चंद्रमा की स्थिति कर्क रेखा पर होती है तो उच्च ज्वार आता है और इसके साथ ही ज्वार केंद्र के विपरीत स्थित मकर रेखा के सहारे भी उच्च ज्वार आता है।
इसी प्रकार की स्थिति चंद्रमा के मकर रेखा पर होने पर होती है। यह स्थिति महीने में 2 बार होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये स्थिति, जैसे वहाँ पर साल में 2 बार उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति होती है, वैसे ही यहाँ पर चूँकि एक महीने में चक्कर लगाता है, एक मास में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए महीने में 2 बार अयन वृत्तीय ज्वार निश्चित रूप में आएंगे। एक बार कर्क रेखा पर, एक बार मकर रेखा पर, लेकिन विपरीत होने के कारण उन दोनों स्थानों पर भी ज्वार आएंगे। अब हम देखते हैं भूमध्य रेखीय ज्वार। भूमध्य रेखीय ज्वार की बात करें, अर्थात हम इक्वेटोरियल टाइड की बात करें, तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा है ये स्थिति कब होगी कि प्रत्येक महीने में 2 बार चंद्रमा भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, अतः 2 बार उच्च और 2 बार निम्न ज्वार आते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि उच्च ज्वार यहाँ पर कब आएगा, जब भूमध्य रेखा पर बिल्कुल होगा और महीने में 2 बार ऐसी स्थिति अवश्य होगी, निश्चित रूप में होगी। लेकिन निम्न ज्वार यहाँ कब आएगा, जब चंद्रमा की स्थिति एक बार कर्क रेखा पर होगी और एक बार मकर रेखा पर होगी। तो ऐसी स्थिति में देखें कि यहाँ पर जो चंद्रमा का जो प्रभाव उत्पादक जो बल है वह कम पड़ेगा, भूमध्य रेखा पर चंद्रमा की जो किरणें हैं वे तिरछी पड़ेंगी और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो ज्वार है वह निम्न आएगा। तो इस प्रकार के जो ज्वार होते हैं उन्हें ही हम भूमध्य रेखीय ज्वार कहते हैं। ठीक है, इनकी कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं दी गई है कि कितना ऊंचा ज्वार आएगा, बस आप लोग समझ सकते हैं कि उत्तरायण और दक्षिणायन के समय कर्क और मकर रेखाओं पर ऊंचा ज्वार आएगा और भूमध्य रेखा पर, जब भूमध्य रेखा पर चंद्रमा की स्थिति होगी महीने में 2 बार, तो वहाँ पर भी उच्च ज्वार आएगा। तो इस तरह से ये भी एक महत्वपूर्ण प्रकार हैं और इनकी स्थिति हम देख सकते हैं। अब है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण जो ज्वार का प्रकार है वह है उपभू ज्वार और अपभू ज्वार। देखें, उपभू ज्वार और अपभू ज्वार की जब हम चर्चा करें तो जो विद्यार्थी जिनको उपभू और अपभू के बारे में पता नहीं है, तो हम थोड़ा सा ये प्रयास करते हैं कि सभी स्तर के विद्यार्थियों को लेकर के चलें। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा उपभू और अपभू का जो बेसिक है वो आपको बता देता हूँ। जैसे पूर्व के हमने जब जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम तापमान का जब चैप्टर पढ़ रहे थे, तो ऐसी स्थिति में आप लोग देखें कि हमने ये पढ़ा था कि उपसौर और अपसौर की स्थितियाँ होती हैं। तो आप लोग देखें, आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा कि उपसौर और अपसौर की स्थितियाँ कब बनती हैं, कि उपसौर और अपसौर की स्थितियाँ तब बनती हैं कि जब जो पृथ्वी का जो परिक्रमण का जो पथ है चंद्रमा सूर्य के सापेक्ष वह वृत्ताकार नहीं है, बल्कि वह एलिप्टिकल है, अर्थात दीर्घ वृत्ताकार है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक बार पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है और एक बार न्यूनतम दूरी पर होती है। जब न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसे हम उपसौर की स्थिति कहते हैं और जब अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे हम अपसौर की स्थिति कहते हैं। बिल्कुल सेम स्थिति आप लोग देखें, यहाँ पर मैं आपको बेसिक भी बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम स्थिति चंद्रमा के संदर्भ में भी है कि चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्ताकार पथ में नहीं कर रहा है, बल्कि एक अंडाकार पथ में कर रहा है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। और पृथ्वी भी उसके बिल्कुल उस जो पथ के केंद्र में नहीं है, एक तरफ है। तो आप लोग देखेंगे जब इस प्रकार की स्थिति होगी, देखें ये अंडाकार पथ है चंद्रमा का, तो आप लोग देखें इस स्थिति में चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक है और इस स्थिति को हम कहते हैं उपभू स्थिति। और आप लोग यदि ध्यान से देखें तो इस स्थिति में आप लोग देखें तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से ज़्यादा दूर है और इस स्थिति को हम कहते हैं एपोजी स्थिति या अपभू की स्थिति। मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए कुछ नोट्स में भी लिखा है, आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोग देखें कि ये स्थितियाँ इस प्रकार की बनती हैं। स्वाभाविक सी बात है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि चंद्रमा लगभग 30 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये स्थिति महीने में 2 बार अवश्य हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखें कि मैंने लिखा है आप लोगों के लिए कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा अंडाकार पथ में लगाता है। अंडाकार का मतलब दीर्घवृत्ताकार, जिससे उपभू और अपभू की स्थितियां बनती हैं। पृथ्वी और चंद्रमा की जो औसत दूरी है वह है 3,84,400 किलोमीटर।
तो स्वाभाविक सी बात है, ये औसत दूरी है, देखो औसत लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार ऐसी स्थिति होगी जब औसत से कम होगी अर्थात नज़दीक होगी, और एक बार ऐसी स्थिति होगी जब औसत से अधिक होगी अर्थात दूर होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब नज़दीक होती है तो उस स्थिति को हम कहते हैं उपभू अर्थात पेरिजी। अर्थात जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है, कितना निकट होता है, तो औसत होती है 3,84,400 किलोमीटर, और जब वह निकट होता है तो उसकी दूरी हो जाती है 3,56,000 किलोमीटर। इस स्थिति को ही हम उपभू स्थिति कहते हैं। दूसरी स्थिति है हमारी अपभू स्थिति, जिसको मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होता है अर्थात 4,07,000 किलोमीटर। तो आप लोग देखें ये औसत से ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, किलोमीटर होता है, तो इस स्थिति को अपभू कहते हैं। अपभू मतलब दूर। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इस प्रकार की जो स्थिति है, एक बार सर्वाधिक निकट होती है, एक बार सर्वाधिक दूर होती है। इन्हीं को ही हम उपभू और अपभू अवस्था कहते हैं। हाँ, इतना मैं अवश्य कहता हूँ क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों गतिशील हैं, इसीलिए इनकी भी जिस तरह से उपसौर और अपसौर की डेट फिक्स होती हैं, जैसे कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि 3 जनवरी और 4 जुलाई होती हैं, इसी तरह से उपभू और अपभू की जो डेट होती हैं, दिनांक हैं, तिथि है, वह फिक्स नहीं है। उसका कारण यही है कि दोनों गतिशील हैं। लेकिन ऐसी अवस्थाएं अवश्य रूप में आती हैं जब एक बार, ये देखें बहुत सुंदर डायग्राम के द्वारा प्रस्तुति, कि एक बार जो है वो चंद्रमा पृथ्वी के एकदम निकट होता है, ये देखें आप लोग, जिसको हम पेरिजी कहते हैं, एकदम निकट, जिसको हम उपभू कह रहे हैं, 3,56,000 किलोमीटर डिस्टेंस है। और एक बार ये दूर होगा, अधिकतम दूरी पर होगा, जिसे हम एपोजी कहते हैं अर्थात अपभू की स्थिति कहते हैं, और उस समय होती है 4 लाख, इसमें 6,700 दे रखा है, लगभग 4,07,000 किलोमीटर। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पेरिजी और अपोजी, अब इनका ये आपको एक नया कंसेप्ट मिल गया, एक नया चीज़ सीखने को मिल गई। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे ज्वार के ऊपर। तो देखिए ज्वार की यदि बात करें तो अब आपको समझ में आ गया कि जब उपभू की स्थिति होगी, उपभू की स्थिति का मतलब कि जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस समय पर आप लोग देखें जो स्थान चंद्रमा के सामने आएगा, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर उसका ज्वार उत्पादक बल सर्वाधिक काम करेगा क्योंकि निकट है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर ज्वार, उच्च ज्वार उत्पन्न अनुभव किया जाएगा, जो कि सामान्य ज्वार से कितना होगा 20% अधिक ऊंचा होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति को हम उपभू ज्वार कहते हैं। तो यहाँ नोट्स में आप लोग देखें कि ये देखें पेरिजीटाइड कहते हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है, मैंने सारी स्थिति आपको क्लियर कर दी, कितना निकटतम होता है, क्या स्थिति होती है, तो उसे हम चंद्रमा की उपभू स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सर्वाधिक होता है, जिस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, जो कि सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचा होता है। इसे उपभू या भूमि नीच ज्वार कहते हैं। जब कभी भी दीर्घ ज्वार तथा उपभू ज्वार एक साथ आते हैं, देखिए ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। कभी कभी ऐसा हो जाता है दीर्घ ज्वार का मतलब या तो पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, और उसी समय उपभू की स्थिति भी हो जाए, अर्थात सबसे निकटतम स्थिति हो जाए, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो निकट भी, एक सीध में भी, चूँकि दीर्घ ज्वार सीध में स्थिति में ही आते हैं, जिसको हमने सिजगी कहा, तो आप लोग समझ सकते हैं उस समय पर ज्वार की ऊंचाई असामान्य होती है, अर्थात उस दिन जो ज्वार है वह बहुत ही अधिकतम ऊंचाई वाला ज्वार आएगा। ये देखें इस तरह की स्थिति होगी। इसे हम भूमि नीच ज्वार के नाम से भी जानते हैं। भूमि नीच का मतलब है कि ज्वार की ऊंचाई इतनी ऊंची हो गई है कि भूमि नीची पड़ गई है, ये है इसका कहने का मतलब। तो ये स्थिति हुई आपकी उपभू ज्वार की। अब हम देखते हैं अपभू ज्वार। तो अपभू आपको समझ में आ गया कि जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होगा, तो आप लोग देखें अधिकतम दूरी पर होगा तो उस दिन उसका जो ज्वार उत्पादक बल है वह कम कार्य करेगा। ये देखें आप लोग, अपभू ज्वार जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे हम चंद्रमा की अपभू स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल न्यूनतम होता है, ये देखें, जिस कारण लघु ज्वार उत्पन्न होता है, जो कि सामान्य ज्वार से, ये देखें मैंने बताया
20% कम ऊंचा होता है। इसे हम अपभू ज्वार कहते हैं या भूमि उच्च ज्वार कहते हैं। भूमि उच्च ज्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि उस दिन ऊंचा ज्वार जो है वो कम ऊंचा है, इसलिए भूमि ऊंची है। जब कभी भी लघु ज्वार आप लोग देखें, जो मालूम हो सकता है उस दिन लघु ज्वार हो, सूर्य के और चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति समकोणिक अवस्था में और उसी दिन अपभू की स्थिति भी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप लोग देखें ज्वार तथा भाटा का जलतल अत्यंत कम हो जाता है, क्योंकि बहुत कम ऊंचा ज्वार आएगा तो ज्वार और भाटा का जो जलतल है वह बहुत ही कम हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। देखें उपभू और अपभू ज्वार, और ये उपभू और अपभू स्थितियों में ये ज्वार आते हैं। उपभू और अपभू स्थितियाँ मैंने आपको समझा दी। उपभू स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम निकट होगा, अपभू स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होगा, और इसमें भी वही 20% ऊंचे और कम, अधिक ऊंचे और कम ऊंचे का कंसेप्ट है। बहुत ज़्यादा ये कठिन नहीं है, हम इनको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को ये उपभू और अपभू की स्थितियाँ भी समझा दी। तो ये देखें, ये 6 जो हैं वो हमारे मुख्य प्रकार हैं। अब ये जो प्रकार हैं ये हमने सामान्य रूप में कर दिए हैं, जैसे कि अभी हमने उनके समय को लेकर के ये प्रकार किए गए हैं तीनों। तो एक को हम कहते हैं दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार का मतलब यही है कि जब एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद अगला प्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा, तो वो हम पढ़ चुके हैं कब आएगा, 24 घंटे और 52 मिनट पर आएगा। या एक अप्रत्यक्ष के बाद अगला प्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा, तो वह भी 24 घंटे और 52 मिनट के बाद में आएगा, तो इसे हम दैनिक ज्वार कहते हैं। तो मैंने लिखा भी है कि किसी स्थान पर एक दिन में आने वाले एक ज्वार तथा एक भाटा को दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। यह ज्वार प्रतिदिन 52 मिनट की देरी से आता है। तो ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। दूसरा है हमारा अर्ध दैनिक ज्वार। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि दिन में 2 ज्वार आते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। एक आता है चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, तो दूसरा आता है उसके प्रतिक्रिया स्वरूप अपकेंद्रीय बल के कारण। तो 2 ज्वार आते हैं, तो आप लोग देखें अर्ध दैनिक। तो प्रत्येक जो 2 ज्वार है वह 12 घंटे और 26 मिनट के बाद में आता है, तो इसे हम अर्ध दैनिक ज्वार के नाम से जानते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसे हम सेमी डेली टाइड भी कहते हैं। किसी स्थान पर प्रत्येक दिन 2 बार आने वाले ज्वार को अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट, है ना, ये ध्यान देंगे आप लोग। प्रत्येक दिन जो है वो 12 घंटे और 26 मिनट के बाद में ज्वार आएगा। यह ज्वार के 2 केंद्रों के कारण आता है। 2 केंद्र मैंने बता दिया ना, एक दूसरे के विपरीत जो होंगे। दोनों ज्वारों की जो ऊंचाई है तथा दोनों भाटा की नीचाई समान होती है ना। दोनों जो ज्वार आएंगे एक दिन में वो दोनों एक समान होंगे, क्योंकि दोनों एक ही प्रक्रिया से आ रहे हैं, तो इसलिए इसको हम अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। और हमारा सबसे जो अंतिम जो प्रकार है वह है मिश्रित ज्वार, मिक्स्ड टाइड। ऐसा एक विशेष परिस्थितियों में होता है जिसको हम मिक्स्ड टाइड कहते हैं। कब आता है ये आप लोग समझ सकते हैं कि किसी स्थान में आने वाले असमान अर्ध दैनिक ज्वार को मिश्रित ज्वार कहते हैं। अर्थात जो हमारा ये जो मिश्रित ज्वार है, आप लोग देखें कि ये अर्ध दैनिक ज्वार ही है। अर्ध दैनिक का मतलब कि दिन में 2 ज्वार तो आ रहे हैं, लेकिन देखें यदि उन दोनों ज्वारों की ऊंचाई समान है तो ऐसी स्थिति में तो उसको हम अर्ध दैनिक ज्वार कह देते हैं। लेकिन सपोज करो कि 2 ज्वार आ रहे हैं और एक की ऊंचाई ज़्यादा है, दूसरे की ऊंचाई कम है। अब वो कारण वही हो सकते हैं कि हो सकता है उस समय पूर्णिमा लग गई हो, अमावस्या की स्थिति हो गई हो, उपभू स्थिति हो गई हो। जैसे मान लो एक ज्वार आया तब तक उपभू की स्थिति नहीं थी, दूसरा ज्वार आया जब तक उपभू की स्थिति हो गई, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगला ज्वार ऊंचा ही आएगा। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हमने बताया कि दिन में 2 ज्वार तो आते हैं, परंतु एक ज्वार की ऊंचाई दूसरे ज्वार की अपेक्षा कम तथा एक भाटा की नीचाई दूसरे की अपेक्षा कम होती है। तो ऐसी जो स्थिति है उसे हम मिश्रित ज्वार की स्थिति कहते हैं, मिक्स्ड टाइड की स्थिति कहते हैं, कि जिसमें 2 ज्वार तो आएंगे लेकिन दोनों की ऊंचाइयों में अंतर होगा, जिसे हम मिश्रित ज्वार के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो 9 जो प्रकार हैं ज्वार के, ये मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने इसमें जो बेसिक बातें आई थी, नई नई बातें, वो भी आपको समझाने का प्रयास किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो महत्वपूर्ण रूप में और जो ज्वार की जो उत्पत्ति है, जो कि
आकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, ये भी मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। मैंने कुछ आपको अप्लाइड प्रश्नों की भी चर्चा की। इसके अलावा समय को लेकर के भी कुछ अलग अलग लेवल के एग्ज़ाम्स में अप्लाइड प्रश्न आते हैं, निश्चित रूप में आते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया कि एक चीज़ कंसेप्ट में दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर जो ज्वार की उत्पत्ति हो रही है वह उत्पत्ति हो रही है या अतिरिक्त जो 52 मिनट का समय लग रहा है, वो इस बात को ध्यान में रख कर के करें कि पृथ्वी 24 घंटे में अपना घूर्णन पूरा कर रही है। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ज्वार का जो समय है उसमें पृथ्वी की घूर्णन गति यूज़ होती है और चंद्रमा की परिक्रमण गति जो कि हमने बताई, चंद्रमा की परिक्रमण गति यूज़ होती है। इन दो बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। चंद्रमा की भी घूर्णन गति होती है लेकिन ज्वार से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से आप लोगों ने देखा कि पृथ्वी की भी परिक्रमण गति होती है लेकिन ज्वार से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इन दो बिंदुओं को ध्यान में रखें। यदि आपको ये ध्यान में रहेंगे तो जो समय को लेकर के जो प्रश्न आते हैं, जैसे कई बार कह देते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति दुगनी हो जाए या चंद्रमा की परिक्रमण गति दुगनी हो जाए या घूर्णन गति आधी हो जाए, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और इसे मैं आगे जो आपकी प्रॉब्लम क्लासेस होंगी उसमें भी मैं आपको कुछ जो अप्लाइड प्रश्न कुछ एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उनको मैं करवाऊंगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये मुख्य बात बताई है कि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ज्वार की जो उत्पत्ति है उसमें केवल पृथ्वी की घूर्णन और चंद्रमा की परिक्रमण गति की हम चर्चा करते हैं। तो इन दोनों की यदि चर्चा हो रही है, इनके अलावा यदि कुछ भी हमको चेंजेस मिल रहे हैं तो उनका ज्वार से कोई लेना देना नहीं है। उनको हमको कांस्टेंट मानना है, स्थिर मानना है और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि वो हमें भ्रमित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये कह दिया जाए कि यदि चंद्रमा की घूर्णन गति दुगनी कर दी जाए तो ज्वार के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप स्वयं देखें, मैंने बताया कि घूर्णन गति का ज्वार से कोई लेना देना नहीं है चंद्रमा के, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने हमको कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ दी है। उसी तरह से यदि आपको ये कह दिया जाए कि पृथ्वी की यदि परिक्रमण गति यदि दुगनी कर दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप लोग देखें कि मैंने कहीं भी ये नहीं बताया कि जो पृथ्वी की परिक्रमण गति इसमें काम आ रही है, क्योंकि पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है वो सूर्य के सापेक्ष है। और सूर्य का मैंने बताया कि ज्वार जो उत्पत्ति में बहुत ना के बराबर रोल होता है, स्टार्टिंग में ही बताया, चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा है। लेकिन जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है निश्चित रूप में उसका जो संबंध है वह आपके उत्पत्ति से। इसलिए यदि परिक्रमण से संबंधित पृथ्वी के संदर्भ में कुछ भी आए, जैसे कह देते हैं यदि पृथ्वी की परिक्रमण गति दुगनी हो जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पृथ्वी की परिक्रमण गति दुगनी कर देंगे तो भी कोई नहीं होगा, क्योंकि वह तो सूर्य के सापेक्ष है। हाँ, घूर्णन गति ज़रूर दुगनी और आधी कर दी जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जो हमारा दूरी थी तय करने की चंद्रमा के सामने आने की, निश्चित रूप से उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसे मैं कुछ जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उनका उदाहरण दे करके आपकी जो प्रॉब्लम क्लासेस होंगी उनमें इसको निश्चित रूप में अपन चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसका रिवीजन करें, इस तरह से देखें। अब इसके जो दूसरा पार्ट है, जो अगला जो वीडियो है, अगली जो क्लास है, उसमें हम ज्वारों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं, क्योंकि ये एक सामान्य उत्पत्ति की प्रक्रिया थी। कुछ विद्वानों ने इसमें कुछ आक्षेप उत्पन्न किए और अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, तो हम उन पर सब पे चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो अब हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।